प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू कर रहे हैं अमीनो एसिड्स। ठीक, अमीनो एसिड्स। देखो बेटा, जहां तक अमीनो एसिड की बात करें, अमीनो एसिड में दो ग्रुप हमारे पास होते हैं, अमीनो और एसिड। यानी यहां पे हमारे पास दो ग्रुप है, एक है NH2 ग्रुप विच इज कॉल्ड एज अमीनो ग्रुप, और दूसरा COOH ग्रुप। ठीक, जिसमें भी ये दो ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक, ये अमीनो एसिड्स कहलाते हैं बेटा। दीज आर कॉल्ड एज अमीनो एसिड्स। नाउ अमीनो एसिड जो होते हैं ये कई तरह के होते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, बीटा अमीनो एसिड होते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स की। अल्फा अमीनो एसिड्स, देखो बेटा, अल्फा अमीनो एसिड किसको बोलेंगे? अगर अल्फा कार्बन पे ही अमीन ग्रुप यानी NH2 ग्रुप और COOH दोनों ग्रुप अगर अल्फा कार्बन पे लगे हैं तो वो अल्फा अमीनो एसिड कहलाता है। जैसे कि बेटे, अगर मान लो मेरे पास ये कार्बन की एक चेन है और यहाँ पे COOH ग्रुप लगा है और इसी कार्बन पे NH2 ग्रुप लगा है, तो जैसा आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे बेटे आपके पास अमीनो ग्रुप भी लगा है और अल्फा कार्बन पे ही COOH ग्रुप भी लगा है। सो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड्स। इसी तरह से बेटे हमारे पास बीटा अमीनो एसिड भी होते हैं। बीटा अमीनो एसिड्स, इसमें बेटे कोई ना कोई ग्रुप बीटा कार्बन पे लगा होगा। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं C और यहाँ पे COOH और यहाँ पे NH2 ग्रुप लिखता हूं इस कार्बन पे, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपका अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन था, तो ये बीटा अमीनो एसिड हो गया बेटा। इसी तरह से गामा या डेल्टा अमीनो एसिड बोल सकते हैं। थर्ड कार्बन पे लगा होगा गामा, फोर्थ कार्बन पे लगा होगा तो डेल्टा अमीनो एसिड कहलाते हैं बेटा। ठीक, बट जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं दे आर नेचुरल, फ्रॉम नेचुरल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। ठीक, ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर नेचुरल। जो नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं वो सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड ही होते हैं। दे आर ओनली नेचुरल अमीनो एसिड्स। नेचुरल अमीनो एसिड्स मतलब जो बाकी सब हम बनाते हैं बेटे वो सारे के सारे सिंथेटिक होते हैं। ठीक, नेचुरली जो होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं बेटा। देखो, देयर आर ऑलमोस्ट 300 अमीनो एसिड फाउंड इन नेचर। ऑलमोस्ट 300 अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन नेचर। नेचर में 300 अमीनो एसिड के करीब होते हैं। बट मेरे प्यारे बच्चों, अमीनो एसिड में से सिर्फ 20 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं विच फॉर्म्स नेचुरल प्रोटीन, यानी प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड जिसको बोलेंगे, या नेचुरल प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स। प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स बेटे जी ये 20 होते हैं सिर्फ। देयर आर 20 अमीनो एसिड विच आर नेचुरल। ठीक, जो नेचुरली प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड जो होते हैं वो नेचुरल, वो 20 होते हैं। इसमें बेटे एक होते हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक, असेंशियल अमीनो एसिड किसको कहते हैं बेटा? असेंशियल अमीनो एसिड उनको बोलते हैं विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, नॉट synthesized which are not synthesized in our body। ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। ठीक, they are not synthesized in our body, has to be taken with diet, खाने के साथ इसको लिया जा सकता है, अदरवाइज बॉडी इसको नहीं बनाती है। ठीक, अब ये जो असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं बेटे हमारे पास, देयर आर आउट ऑफ यू कैन से 20, लोग 10 बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं 8 असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। 8 असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। 8 असेंशियल अमीनो एसिड आउट ऑफ 20। ये जो 20 प्रोटीन फॉर्मिंग है,
इसमें से 8 जो है वो असेंशियल है। ये कौन से हैं, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोल्यूसीन। आइसोल्यूसीन ये पहला असेंशियल अमीनो एसिड है। दूसरा है ल्यूसीन। ल्यूसीन इज सेकंड अमीनो एसिड विच इज असेंशियल। तीसरा मिथियोनीन। मिथियोनीन इज थर्ड वन। मिथियोनीन ये तीसरा असेंशियल अमीनो एसिड है बेटे। उसका फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन ये बेटा चौथा हो गया हमारे पास। पांचवा आता है थ्रियोनीन। थ्रियोनीन ये पांचवा हो गया बेटा। इसी तरह से अगर हम छठे की बात करें, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ये आपका छठा हो गया। सातवां बेटे हमारे पास आता है लाइसीन। लाइसीन ये भी एसेंशियल होता है। और आठवां आता है वैलीन। ये बेटे हमारे पास व्हाट यू कैन से essential amino acid which cannot be synthesized in our body। ऐसे ही हमारे पास 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। ठीक, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। essential amino acids, non-essential amino acids, they are 10 in number। ठीक है, वैसे तो इनको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर ये याद हो गए तो वो अपने आप ही याद हो गए, बट येट लिखने में हम लिख देते हैं टायरोसिन। टायरोसिन पहला हो गया। प्रोलीन। प्रोलीन दूसरा हो गया। तीसरा हो गया बेटा ग्लूटामीन। ग्लूटामीन ये तीसरा हो गया बेटे हमारे पास। ठीक, और चौथा हमारे पास हो जाएगा बेटा ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। ठीक, इसी तरह से अगला हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, उससे अगला हमारे पास आ जाएगा सिस्टीन। सिस्टीन। ठीक, सिस्टीन के बाद हमारे पास आएगा एस्पार्जीन या एस्पैराजीन। एस्पैराजीन और फिर आ जाएगा हमारे पास सेरीन। सेरीन। ठीक, उसके बाद आ जाएगा बेटा एलानीन एंड ग्लाइसीन। एलानीन, ग्लाइसीन ये 10 हमारे पास नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल which has not which are not to be taken with that of diet, ठीक, can be synthesized in body। can be synthesized in body। synthesized in body जो बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं बेटे हमारे पास। इसी तरह से दो ऐसे होते हैं जिनको हम सेमी असेंशियल अमीनो एसिड का नाम देते हैं। ठीक, देयर आर टू विच आर सेमी असेंशियल। लोग इसको असेंशियल में ही रखते हैं बट ये सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स ये अभी बता देता हूं। सबसे पहला होता है हमारे पास हिस्टिडीन। हिस्टिडीन बेटा, हिस्टिडीन जो होता है ये इन्फेंट्स में नहीं होता। नॉट इन इन्फेंट्स। नॉट इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में नहीं बनता बेटा। इन्फेंट क्या होते हैं? छोटे बच्चे। ठीक, 1 साल वाले छोटे बच्चे। तो ये हमारे पास इन्फेंट्स में नहीं होता। और दूसरा हमारे पास होता है बेटा आर्जिनिन। आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है एक और सेमी एसेंशियल है, ये ओल्डर पीपल में नहीं होता। ठीक, इज नॉट फॉर्म्ड इन ओल्डर पीपल। इन ओल्डर पीपल। ठीक, जैसे बेटे जो बूढ़े आदमी होते हैं आप देखते हैं उनके बाल मेरी तरह सफेद हो जाएंगे। ठीक, जो नेल्स होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है एंड दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ आर्जिनिन। ठीक, ये डाइट के साथ लेना पड़ता है, इससे बाल पकते हैं अदरवाइज। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास टोटल 20 में से 8 असेंशियल अमीनो एसिड हो गए। ठीक, 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए और बेटा 2 सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी।
क्लियर हो गया? अब अगली बात हमारे पास क्या होती है, इनकी कुछ खास बातें समझने हमारे लिए बहुत जरूरी है बेटा, तो ये मिटा देता हूं। ठीक, नेक्स्ट बात हमारे पास क्या आती है बेटे, कि इसको हम इस बेसिस पे भी बांट सकते हैं कि वेदर दे आर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, वेदर दे आर यू कैन से बेसिक अमीनो एसिड्स, और वेदर दे आर एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो या तो हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड होंगे, एसिडिक अमीनो एसिड्स, बेटा हम सिर्फ जो 20 है उसी को पकड़ के चलेंगे, नेचुरल वालों को उसी में बताएंगे। और या फिर अब एसिडिक अमीनो एसिड किसको बोलेंगे, जिसमें मोर COOH ग्रुप्स देन NH2, या हम बोलते हैं जिसमें साइड चेन इज एसिडिक, यानी उसमें COOH ज्यादा होते, साइड चेन एसिडिक होती है, तो एसिडिक अमीनो एसिड होते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो हो गए, एस्पार्टिक एसिड, तो बहुत ही क्लियर है, एस्पार्टिक एसिड जिसके पीछे एसिड लग गया, या फिर ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक, ये एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। ठीक, फिर आ जाते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स। ठीक, बेसिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स, देखो बेटे जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं इसमें हम ये कह सकते हैं कि more NH2 groups, more NH2 groups than COOH, than COOH groups। ठीक है बच्चे, या बोल सकते हैं साइड चेन इज बेसिक, साइड चेन इज बेसिक कंटेनिंग NH2 ग्रुप्स। क्लियर? बेटा तीन है ऐसे जिसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, तीन बेसिक अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे पास, हम इसको लाइसीन, आर्जिनिन, ठीक, ये ऐसे याद कर सकते हैं बेटा, लाइसीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। ठीक, लाइसीन, आर्जिनिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, बेटे ये हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड है। हम इसको ऐसे याद कर देते हैं लाह, ऐसे याद कर देते हैं लाह। ठीक, तो ऐसे करके आपको याद आ जाती है। तो ऐसे याद रखना, एसिडिक में होगा आग और बेसिक में होगा लाह, आग लाह। ठीक, तो ऐसे याद हो जाएगा। और बाकी सारे न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं, बाकी जितने बचे हैं वो सब के सब न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं, जिनकी साइड चेन्स न्यूट्रल होती हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जितने NH2 ग्रुप होंगे उतने ही COOH ग्रुप होंगे। तो ऐसे अमीनो एसिड जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इन पांच को छोड़ के बाकी सारे कैसे हो जाएंगे बेटा, बाकी न्यूट्रल अमीनो एसिड हो जाएंगे। ठीक, अब इनकी कुछ खास बातें जो तुम्हें मेरे को बताना बहुत जरूरी है बेटा। देखो सबसे पहले दो ऐसे अमीनो एसिड होते हैं बेटा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, टू सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। ठीक, दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है जिसमें सिस्टीन एंड मिथ्योनीन आर द एग्जांपल, सिस्टीन एंड मिथ्योनीन, ये दोनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ये पहली बात ध्यान रखना। ठीक, और ऐसे दो अमीनो एसिड जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप होता है, सेरीन एंड थ्रियोनीन। ठीक, टू अमीनो एसिड्स containing alcoholic group, containing alcoholic group, OH group। ठीक है जी, ये दो मैंने आपको बताया कौन कौन से, एक बताया सेरीन और दूसरा थ्रियोनीन, सेरीन एंड थ्रियोनीन, ये बेटा अल्कोहलिक ग्रुप वाले अमीनो एसिड होते हैं। फिर दो, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन हैव बेंजीन रिंग्स, टायरोसिन
ट्रायोसिन, टायरोसिन and tryptophan, and tryptophan contains benzene ring, contains benzene ring, इनमें बेंजीन रिंग होता है बेटा। ये बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि किसमें बेंजीन रिंग होगा, किसमें नहीं होगा। ठीक, जो ट्रिप्टोफैन है ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड विद डबल रिंग स्ट्रक्चर। ट्रिप्टोफैन is most complex amino acid with double ring structure, double ring structure। ठीक है जी, ऐसे पूछ लेते किसका डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो ट्रिप्टोफैन है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर वाला होता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ जाती है। जो प्रोलीन है, इट इज अल्फा अमीनो एसिड कंटेनिंग सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोलीन इज ओनली अल्फा अमीनो एसिड containing secondary amine group। इसमें सेकेंडरी अमीन ग्रुप, अदरवाइज सारी जगह प्राइमरी होते हैं, इसमें सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होते हैं बेटा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ग्लाइसिन एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ग्लाइसिन इज ओनली अमीनो एसिड which is optically inactive। अदरवाइज मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे अमीनो एसिड जो होते हैं दे आर ऑल ऑप्टिकली एक्टिव। ये अमीनो एसिड जो होता है ग्लाइसिन, द ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ग्लाइसिन 3 कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड अगर कोई होता है तो बेटा ग्लाइसिन ही सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। 3 कार्बन का बना हुआ होता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी अगर इसका बनाना हो तो वहीं से समझ में आ जाएगा, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ NH2 और यहाँ COOH। ठीक, तो ये ग्लाइसिन हो गया हमारे पास बेटे। ठीक, NH2COH, ये 3 एटम का बना हुआ है, पर इसमें कायरो कार्बन नहीं है। वी डोंट हैव एनी कायरो कार्बन टू दिस। तो ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। क्लियर हो गया बेटा जी? बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब देखो बेटे, ये अमीनो एसिड जो हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड होते हैं सिवाय ग्लाइसिन के, ठीक, सिवाय ग्लाइसिन के, दे ऑल बिलोंग्स टू एल फैमिली। ऑल नेचुरल अमीनो एसिड्स, जितने भी नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं, ऑल नेचुरल अमीनो एसिड यानी जो 20 है उसमें से एक छोड़ दो, ग्लाइसिन, बिलोंग्स टू एल फैमिली, बिलोंग्स टू एल फैमिली। नाउ व्हाट द हेल इज एल फैमिली? देखो बेटे, ये आपको बताया मैंने कि जैसे अगर मान लो मेरे पास ग्लिसरल एल्डिहाइड मॉलिक्यूल एज अ स्टैंडर्ड लिया जाता है, ग्लिसरल एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो होता है उसका OH जो होता है, ग्लिसरल एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का जो OH होता है ना पुत्र, ये किस साइड पे होता है? दैट इज एक्चुअली बिलोंग्स टू, अगर ये OH लेफ्ट साइड को है सो इसको एल ग्लिसरल एल्डिहाइड बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज एल ग्लिसरल एल्डिहाइड। ठीक, और ज्यादातर जो नॉर्मल होते हैं उसमें जो आपका सेकंड लास्ट कार्बन है, या फिर आप बोले ये वाला कार्बन जिसपे COOH लगा है, इस पे NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक, इसलिए इसको एल फैमिली से बिलोंग करवाया जाता है। तो ऑल नेचुरल अमीनो एसिड बिलोंग्स टू एल फैमिली। ठीक, डी फैमिली से जनरली बिलोंग नहीं करते, नेचुरल अमीनो एसिड नहीं करते, यानी प्रोटीन फॉर्मिंग नहीं करते, बाकी होते होंगे लेकिन प्रोटीन फॉर्मिंग ऑल बिलोंग्स टू एल फैमिली बिकॉज NH2 इज ऑन द लेफ्ट साइड।
बोलो प्यारे बच्चों, यहां तक बात क्लियर है सबको? कोई दिक्कत इसमें? यस सर। कौन सी दिक्कत बेटे बोल? सर क्लियर है। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा भाई को दिक्कत है इसलिए बोलता है यस। ठीक, अगली बात देखना। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो अमीनो एसिड होते हैं ना, अमीनो एसिड्स। जैसे कि मान लो हमारे पास एक अमीनो एसिड है CH, यहां R, यहां COOH और यहां NH2। See, there is a basic group NH2, इसके ऊपर लोन पेयर है, and this is H, which can be given out easily, जो आसानी से दिया जा सकता है, एसिडिक। तो ये H जो होता है ये लूज करके, ये H लूज करके यहां अटैक कर जाता है, ठीक, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन पे। और उसकी वजह से बेटे अमीनो एसिड जो होते हैं दे एग्जिस्ट लाइक दिस, COO नेगेटिव और NH21 NH31 पॉजिटिव, यानी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट होते हैं। तो इसको बोलते हैं ज्वीटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्वीटर आयन। तो ज्वीटर आयन की तरह अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हम इस ज्वीटर आयन को बाइपोलर आयन भी बोलते हैं बेटा। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बाइपोलर आयन, और इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज इंटरनल सॉल्ट। इंटरनल सॉल्ट, इसको इंटरनल सॉल्ट भी बोला जाता है, बाइपोलर आयन भी बोला जाता है, ज्वीटर आयन भी बोला जाता है। पर मान लो मैंने इसको एसिडिक मीडियम में रखा, तो एसिडिक मीडियम में यानी जहां पे हमें H पॉजिटिव मिलेगा, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में रखता हूं तो H पॉजिटिव यहां जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा नेगेटिव के साथ, तो हमारे पास ये पॉजिटिव रह जाएगा, यानी अमीनो एसिड कैसे रह जाएंगे? कटायन की तरह, कटायनिक हो जाएंगे, कटायन की तरह। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो दे विल मूव टूवर्ड्स, दे मूव टूवर्ड्स कैथोड, ये मूव करेंगे टूवर्ड्स कैथोड इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? वहीं पर अगर मैंने इसको बेसिक मीडियम में रखा, बेसिक मीडियम में हमें OH नेगेटिव मिलेगा, ठीक, इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में जैसे OH मिलेगा, OH नेगेटिव क्या करेगा? H को निकालेगा। अगर ये H को निकालता है तो हमारे पास बन जाएगा NH2 CHR COO नेगेटिव, यानी दे वर्क एज अनायंस। बेटा बेसिक मीडियम में अनायनिक बिहेव करेंगे, एसिडिक मीडियम में कटायनिक बिहेव करेंगे। ये नॉर्मल न्यूट्रल अमीनो एसिड था, ठीक। तो ऑब्वियसली दे मूव टूवर्ड्स एनोड इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा फटाफट से बोलो, क्या समझ में आया ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर कैसा होता है अमीनो एसिड का? यस सर। ओके, और हमें ये भी समझ में आ गया अनायनिक कैसे एक्ट करेगा, कटायनिक कैसे एक्ट करेगा। लेकिन बेटे होता क्या है? देयर इज वन पीएच, एक पीएच ऐसी होती है जिस पीएच पे इट डज नॉट मूव टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। नाउ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? इट इज द पीएच where there is it is the pH where there is no net movement of amino acid towards any pole of applied electric field. So जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है बेटा,
उसको अपन ऐसे बोल देते हैं पीआई। क्या बोल देते हैं? पीआई। तो हमारा जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है ये ऐसी पीएच है, पहली बात तो ये पीएच है, ऐसी पीएच वेयर देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ अमीनो एसिड टुवर्ड्स एनी पोल ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक बात समझ लेते हैं, ऐसा होता होगा कि एक ऐसी पीएच पे जहां पे प्रॉपर ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर होता होगा, पॉजिटिव पार्ट भी होता होगा, नेगेटिव पार्ट भी होता होगा, वो इक्वल होते होंगे। तो ऐसे केस में कि किसी भी साइड कोई मूवमेंट नहीं होती, उसको अपन क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा करते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट समझ में आता है। अब Yes, आइसो sir. इलेक्ट्रिक पॉइंट की खास बात, देखो बेटा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है इस समय सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड इज मिनिमम। ये याद रखना, एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट solubility of amino acids is minimum। सबसे कम हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है बेटा, ठीक, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ अमीनो एसिड इज मिनिमम। अब देखो, हर अमीनो एसिड में ये जरूरी नहीं है कि जितने NH2 ग्रुप है उतने ही COOH ग्रुप है। इस वजह से हर अमीनो, या फिर किसी में OH भी है, किसी में SH भी है, तो उस वजह से सभी अमीनो एसिड्स के ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो अलग अलग होते हैं। पर निकालते कैसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? दिस इज वेरी सिंपल। PI, अगर मान लो हमारे पास क्या है कि एक एसिडिक ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है, ठीक, तो ऐसे केस में एसिड का हम लेते हैं pKa, एसिड का लेते हैं pKa और माइनस करेंगे pKb डिवाइडेड बाय 2। ठीक, बेस के लिए pKb, एसिड के लिए pKa डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से आगे वो लिखना है pKa pKb में से जो बेटे बड़ा होगा, माइनस में थोड़ी निकालेंगे। अगर pKb बड़ा होगा तो वो पहले लिखेंगे, pKa बड़ा होगा तो वो पहले लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2। ऐसे करके हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी वो पीएच तक पहुंच सकते हैं जिस पीएच पे देयर इज नो नेट मूवमेंट। पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक जगह पे दो एसिडिक ग्रुप है और एक ही बेसिक ग्रुप है, मान लो। तो ऐसे केस में हमें यहां पे जो पीकेए निकालना है वो उन दो एसिड के पीकेए का एवरेज होगा। यानी इफ टू acidic groups are there, acidic groups are there, अगर मान लो दो एसिडिक ग्रुप होंगे तो pKa जो यहां पुट करेंगे वो pKa1 प्लस pKa2 का एवरेज ले लेंगे बाय 2, उसको यहां पे निकाल करके फिर यहां पुट करेंगे। ऐसे मान लो अगर दो बेसिक ग्रुप होते तो उनके pKb की एवरेज लेकर के वो यहां पुट करेंगे और ऐसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो इजीली निकाल सकते हो। बोलो बेटा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक, तो ये तो था कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, कैसे निकलता है, ठीक, और अमीनो एसिड्स के बारे में हमने समझने की कोशिश। अब हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स क्या काम करते हैं। ठीक, अमीनो एसिड क्या काम करते हैं बेटा? अमीनो एसिड्स आर मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं आपस में, मिटा दो इसको, Sir, एक मिनट। लिख लो फटाफट, जल्दी लिखो बस। Done, sir. ओके, अब अमीनो एसिड जो होते हैं वो बनाते हैं प्रोटीन्स। कैसे बनाते हैं? देखो बेटा, अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन करेंगे, अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन करेंगे। कैसे करेंगे ये थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। से मेरे पास एक ग्लाइसिन है, ठीक, ग्लाइसिन, ये CH2, यहां NH2 और यहां COOH, ये ग्लाइसिन है। ठीक,
ग्लाइसिन जो होता है ये आगे बेटे मान लो एलानीन के साथ जोड़ते हैं, किसके साथ? एलानीन के साथ। अब एलानीन क्या हुआ? NHH CH, यहां CH3, यहां COOH, ठीक। ये ग्लाइसिन, ग्लाइसिन और ये एलानीन। बेटा एक ना और चीज तुम्हें बतानी है, एनसीईआरटी में बेटा एक टेबल दिया है, उस टेबल में 3 लेटर कोड्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक, एज वेल एज 1 लेटर कोड ऑफ अमीनो एसिड दे रखा है, ठीक। बेटे वो तुम्हें ध्यान में रखने हैं, और कैसे रखने हैं मैं तुम्हें सिंपल बात बताता हूं। देखो वैसे तो पहला अक्षर जो होता है, ठीक, वो 1 लेटर कोड होता है। जैसे ग्लाइसिन का 1 लेटर कोड G है और एलानिन का 1 लेटर कोड A है, पहला अक्षर, ठीक। ऐसे 3 लेटर कोड ग्लाई है इसका, ठीक, और इसका एला है, ठीक। ऐसे तो ये है, लेकिन देयर आर सम जिनका पहला लेटर उनका 1 लेटर कोड नहीं है, ठीक। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास एक एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक। अब ग्लूटामिक एसिड जो होता है, अगर बेटे मैं इसका 1 लेटर कोड देखना चाहूं ग्लूटामिक एसिड का, तो जी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जी तो ग्लाइसिन के लिए यूज किया हमने, जी किसके लिए यूज किया? ग्लाइसिन के लिए। इसलिए इसको एक अलग तरह का हमें देना पड़ा, और हमने इसका 1 लेटर कोड ई दे दिया, ठीक है। हालांकि इसका 3 लेटर कोड तो ग्लू ही है, लेकिन 1 लेटर कोड इसका ई है, क्योंकि जी इज ऑलरेडी यूज ना, ठीक। ऐसे ही हमें सिर्फ उनका याद करना होता है बेटे जिनका 1 लेटर कोड उनका पहला अक्षर नहीं है, ठीक। और 3 लेटर कोड भी उसी का याद करने की जरूरत है जिनका पहले 3 अक्षर से नहीं बनता है, ठीक। तो बाकी अपने आप बाकी पहले लेटर से ही है। जैसे एक और एग्जांपल मैं तुम्हें इसमें देता हूं, जैसे फिनाइल एनालीन है, फिनाइल, फिनाइल एलानीन, एलानीन। अब फिनाइल एनालीन शुरू तो पी से हुआ, बट बेटा पी प्रोलीन के यूज हो जाता है, पी प्रोलीन, प्लोरीन के लिए यूज हो जाता है, प्रोलीन के लिए। तो इसका 1 लेटर कोड एफ लिख दिया, ठीक, 1 लेटर कोड एफ लिख दिया। हाँ 3 लेटर कोड इसका भी पहले 3 अक्षर ही है, एफ ही, ठीक। तो आपको सिर्फ वही याद रखने हैं बेटा, जैसे ट्रिप्टोफैन है। अब ट्रिप्टोफैन जो होगा, ट्रिप्टोफैन, अब ट्रिप्टोफैन का पहला अक्षर तो टी है, लेकिन टी तो हमने पहले ही यूज कर लिया, ठीक। टी हम यूज कर लेते थ्रियोनीन के लिए, तो ट्रिप्टोफैन के लिए हम यूज करते हैं डब्ल्यू, 1 लेटर कोड इज डब्ल्यू, ठीक। और 3 लेटर कोड इसका टीआरपी, ठीक। तो आपको सिर्फ बेटा वो एनसीईआरटी का टॉप वो देख लेना है, उसमें सिर्फ वो देखिए जिसका 1 लेटर कोड जो है आपका पहला अक्षर नहीं है, ठीक। 3 तो मैंने तुम्हारे सामने लिख दिए। ऐसे लाइसिन होता है, लाइसिन का के होता है, आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन का आर होता है, ठीक। फर्स्ट लेटर कोड लाइसिन का के, आर्जिनिन का आर, ठीक। और इसी तरह एक ग्लूटामीन होता है, ग्लूटामीन का क्यू, ग्लूटामीन का क्यू, जैसे ग्लूटामीन, ग्लूटामीन का क्यू फर्स्ट 1 लेटर कोड है, और क्योंकि बेटा इसमें ग्लू यूज भी हो गया, तो इसका जो 3 लेटर कोड है वो भी अलग है, GNN 3 लेटर कोड, तो ग्लूटामीन का क्यू हो गया बेटे जी। ऐसे टायरोसिन का वाई होता है, टायरोसिन का वाई होता है 1 लेटर कोड। तो ये कुछ एक 1 लेटर कोड आपने जो अपने पहले नाम से नहीं होते हैं वो ध्यान में रख लेने, वो याद कर लेने, बाकी आपको अपने आप ही पता है फर्स्ट लेटर कोड। ऐसे 3 लेटर कोड भी उन्हीं के ध्यान में रखना जो पहले 3 अक्षर से नहीं जुड़ते, जैसे सम ऑफ आई टोल्ड यू ग्लूटामिक एसिड, फिनाइल एलानीन, टायरोसिन, ग्लूटामीन। इसी तरह मैंने तुम्हें बता दिया टायरोसिन का क्या, वाई। इसी तरह बता दिया आपके पास एस्पार्टिक एसिड का डी, ठीक, लाइसिन का के, आर्जिनिन का आर, ये याद कर लो, बाकी अपने आप समझ में आ जाते हैं बेटे जी, ठीक। तो ये 1 लेटर 3 लेटर कोड जरूर आपने ध्यान में रखने, पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन भी आया है इसको, ठीक। ग्लूटामिक एसिड का 1 लेटर कोड पूछा था हमारे को, ठीक, सीबीएसई पीएमटी में, तो इट इज ई।
और पूछेंगे भी वही जो पहले अक्षर से शुरू नहीं होगा, सिंपल एज दैट। या 3 लेटर कोड भी वही पूछेंगे जो पहले 3 अक्षर नहीं होंगे, इसलिए आप सिर्फ वही ध्यान में रख लो, बाकी आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होगी। नाउ कमिंग बैक टू हम कैसे इनको आपस में जोड़ते हैं। देखो बेटा, इसका OH निकलेगा और इसका H निकलेगा, ठीक, और हमारे पास इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर में हमारे पास आएगा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और NH CH CH3 COOH। तो बेटा ये जो आपका 2 अमीनो एसिड जुड़ने से बना है इसका नाम हुआ ग्लाइअला। ग्लाइअला क्योंकि इसमें 2 अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन और अलानीन, ग्लाइसिन और एलानीन। तो ये कहलाएगा डाइपेप्टाइड। 2 अमीनो एसिड जुड़े तो डाइपेप्टाइड। इसमें ये जो CONH लिंकेज होती है पुत्र, इस लिंकेज को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ये जो अमाइड लिंकेज है इसको पेप्टाइड लिंकेज का नाम देते हैं। ये पेप्टाइड लिंकेज है CONH। ऐसे 3 जुड़ेंगे, मान लो सेरीन आके जोड़ दिया तो ग्लाइएलासर है ना, ग्लाइएलासर ऐसे नाम हो तो ट्राइपेप्टाइड बन जाए। तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो ज्वाइन करके पहली चीज क्या बनाते हैं जिसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड्स एक्सेट्रा, डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स या टेट्रापेप्टाइड्स एक्सेट्रा, ठीक। उससे बनते हैं ओलिगोपेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स, ये जुड़ेंगे तो ओलिगोपेप्टाइड्स बनेंगे। ओलिगोपेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, ठीक। बहुत सारे, जैसे 2 अमीनो एसिड जुड़े डाइपेप्टाइड, 3 जुड़े ट्राइपेप्टाइड, 4 जुड़े टेट्रापेप्टाइड, और अगर 9 से ऑनवर्ड जुड़े तो ओलिगोपेप्टाइड, फिर पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे। और पॉलीपेप्टाइड जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं। क्लियर। अब पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में फर्क क्या है बेटा? अगर मॉलिक्यूलर मास लेस देन 10,000 होगा तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है, और अगर मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 10,000 हो जाता है तो उसको प्रोटीन कहलाने लगते हैं बेटा। होता तो सेम ही है, ठीक। यानी हम ये बोल सकते हैं बड़े पॉलीपेप्टाइड को जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ऊपर है उनको प्रोटीन्स बोलते हैं, उससे नीचे जो होते हैं उसको पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो अमीनो एसिड जो होते हैं दे ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स। अब पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में एक खास बात, मान लो इधर बहुत सारे जुड़ गए, बीच में N है, तो किसी एक जगह पे C, मान लो ये तो डाइपेप्टाइड लिया है ना मैंने, ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन ले लो, जिस पे COOH फ्री होगा उसको C टर्मिनस बोलते हैं, C टर्मिनस बोलते हैं। जिस साइड हमारे पास क्या होगा COOH फ्री होगा उसको C टर्मिनस बोला जाता है। क्लियर। और जिस साइड NH2 ग्रुप फ्री होता है उसको बेटे N टर्मिनस बोला जाता है, N टर्मिनस, ठीक। जिस साइड COOH फ्री है उसको C टर्मिनस बोलते हैं, और जिसका NH2 फ्री है उसको N टर्मिनस या N टर्मिनल बोला जाता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया? यस सर। इसके टेस्ट होते हैं अलग अलग अपने अपने, ठीक। जैसे N टर्मिनस के लिए सैंगर्स टेस्ट होता है, N टर्मिनस के लिए सैंगर्स टेस्ट होता है, तो अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो वो आगे चलो मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन से टर्मिनस के लिए कौन सा टेस्ट हम बेसिकली यूज कर लेते हैं, ठीक। तो पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि जो प्रोटीन है ये कैसे बनता है और इसके स्ट्रक्चर लेवल कौन से होते हैं। पहले बोलो, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में फर्क समझ में आया? कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, कैसे ये होता है, ये सारा क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। अब देखो बेटे आगे,
इससे आगे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स है इनके स्ट्रक्चरल लेवल की बात करते हैं कि कैसे इसके स्ट्रक्चर बनते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला स्ट्रक्चर लेवल होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखो बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर की जहां तक बात करें, दिस इज मेयर हमारे पास सिंपली अमीनो एसिड का चेन जो है, स्टेट चेन, ठीक, स्टेट लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड जो पेप्टाइड लिंकेज से बनता है, ठीक, तो इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करा जा सकता है, सिंपली आप बोलो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक, सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास अमीनो एसिड डायरेक्टली ज्वाइन किए जाते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन रेफर्स टू द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी simple linking of amino acids to form a chain, to form a polypeptide chain is called as primary structure। इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा, ठीक। जैसे मान लो एक सिंपल वैलीन, ठीक, वैलीन जुड़ा, किसका जुड़ा, मान लो हिस्टिडीन के साथ जुड़ा, ठीक, हिस्टिडीन आगे किसी और के साथ जुड़ गया, ल्यूसीन के साथ जुड़ गया, ठीक, ल्यूसीन जो है वो आगे जाकर के हमारे पास थ्रियोनीन से जुड़ गया, ठीक, थ्रियोनीन जो है हमारे पास वो आगे जाकर के मान लो प्रोलीन से जुड़ गया, प्रोलीन जो है वो आगे ग्लूटामीन से जुड़ गया, ग्लूटामीन जो है आगे वो मान लो फिर ग्लूटामीन से जुड़ गया और फिर लाइसीन से जुड़ गया, ये ग्लूटामीन से जुड़ गया और ये लाइसीन से जुड़ गया। ये एक सिंपल सीक्वेंस है इसकी अमीनो एसिड के जुड़ने की, ठीक बेटा। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन इसका सीक्वेंस है, हीमोग्लोबिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन यानी अमीनो एसिड के लिंकेज, इट इज ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर। बेटे जो भी हमारे पास पॉलीपेप्टाइड में चेंज आते हैं ना, वो इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के चेंज की वजह से होते हैं। जैसे अगर इस ग्लूटामीन की जगह हम वैलीन यूज कर लेते हैं ना, या वैलीन हो जाता है, तो वो सिकल सेल एनीमिया देता है, यानी हीमोग्लोबिन खराब हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, तो वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाता है, हीमोग्लोबिन बन जाता है। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर के चेंज की वजह से ठीक प्रोटीन की प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के चेंज की वजह से हमारे पास इसके स्ट्रक्चर में इसमें फर्क आ जाता है। एक खास बात याद रखना, ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर का खराब होना, ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर इज रिटेन्ड, प्राइमरी स्ट्रक्चर पे डीनेचुरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन of proteins, primary structure is retained, ठीक, यानी कि ये बचा हुआ रह जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसका कोई खराबी नहीं होगी। क्यों? इसका बहुत सिंपल लॉजिक है बेटे, इसमें सारी जगह कोवलेंट बॉन्ड है, पेप्टाइड लिंकेज है ना, कोवलेंट बॉन्ड है ना, वो CONH, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। जबकि बाकी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर जो बनते हैं सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टरनरी, उनमें सिंपल यू कैन से फिजिकल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, जैसे सल्फाइड लिंकेजेस हो गई, ठीक, जैसे डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हो गई,
बेटा वो थोड़ी सी हीट देने से टूट जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन टूट जाएगी, ठीक। तो बेसिकली क्या, बाकी स्ट्रक्चर में जो फोर्सेस है वो वीक फोर्सेस होती बाकी लेवल में, ठीक, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस टाइप स्ट्रक्चर, वैंडरवॉल या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, ऐसी फोर्सेस होती हैं जो वीक होती हैं, जो हीट करके टूट जाती हैं। तो स्ट्रक्चर जब डीनेचर होता है तो बाकी सारे लेवल खराब हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड होता है ये आसानी से नहीं टूटता। तो जब डीनेचुरेशन होती है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज रीटेन्ड, प्राइमरी स्ट्रक्चर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो बेटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलना ये सब। यस सर। अब दूसरा लेवल देखते हैं, सेकेंड लेवल, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखो बेटे, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन रन कर रही है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जब रन कर रही होती है तो ये आपस में, क्योंकि इसमें CONH बॉन्ड है, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। एंड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास ये चेन्स आपस में कॉइल हो सकती है या फिर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बना सकती है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी पॉलीपेप्टाइड चेन्स एज्यूम व्हेन, इसका अगर हम बोले व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड chains assume a structure due to hydrogen bonding etc, generally hydrogen bonding, ठीक, gives a structure called as secondary structure, ठीक, gives a structure called as, gives a structure called as secondary structure of protein, secondary structure of protein, ठीक है बच्चे। ये आगे दो तरह का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक। देखो अल्फा हेलिक्स बनता है ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर एक ही चेन के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर हेलिकल सा बनता है बेटे, उसको हम बोल देते हैं अल्फा हेलिक्स। जैसे देखो, मान लो मेरे पास एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन थी और ये ऐसे रन कर रही है, ठीक, और इसमें क्या है कि मान लो यहां पे N, ठीक, ये H है, ठीक है जी, यहां पे C डबल बॉन्ड O है, ठीक है जी, नीचे यहां पर मान लो N H है। तो इसमें क्या हुआ, यहां आपस में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। इसी तरह से मान लो यहां पे C डबल बॉन्ड O है और यहां नीचे NH है, तो ये NH में यहां पे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना। तो इस इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, जिसको हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और वहीं पर अगर दो पॉलीपेप्टाइड या उससे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स में हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बने, ठीक, ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन different polypeptide chains, different polypeptide chains, पेप्टाइड चेन्स, उससे हमारे पास बनता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो व्हाट द हेल इज बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर? बेटा प्लीटेड शीट का मतलब क्या होता है, जैसे एक कंप्यूटर का रिंग देखते हो तुम लोग, तो कुछ इस तरह से देखते हो बेटा, देखो ध्यान से,
ये एक ऐसे करके कोई भी रिंग देखा होगा आपने कभी जिंदगी में, ठीक ऐसे करके, है ना। तो ये बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर बना। इसमें एक चेन मान लो इस पर्टिकुलर प्लेन में रन कर रही है और दूसरी चेन इस प्लेन में रन कर रही है, यानी एक यहां, और इन दो चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, एक इस प्लेन पे एक इस प्लेन पे, ऐसे एक नीचे वाले प्लेन पे, तो यहां आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। तो वो बीटा प्लीटेड शीट, अगर दो डिफरेंट चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं तो बेटा वो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर देते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, इट इज वेरी सिंपल कि एक चेन यहां ले लो, मान लो मैंने ऐसी बना दी, ठीक, कोई मैं वो नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यहाँ पे NH, यहाँ C डबल बॉन्ड O, ठीक, ऐसे यहाँ पर और चेन होगी, और इधर जाते हुए मान लो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक, यहाँ पे NH, ऐसे करके दो चेन्स रन कर रही हैं, और इन दो चेन्स के बीच में यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो बेटा बीटा प्लीटेड शीट, और अगर एक ही चेन के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो अल्फा हेलिक्स। तो ये बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर था। बोलो सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझ में आता है कि नहीं। यस सर। ठीक, तो बेटा इसमें एक बात और भी ध्यान रखनी है कि बेसिकली अल्फा हेलिक्स तब बनता है अगर हमारे पास आर ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप लार्जर होता है। अल्फा हेलिक्स में आर अल्काइल ग्रुप इज लार्जर, बड़ा होता है, और जबकि इसमें आर अल्काइल ग्रुप इज स्मॉलर यानी कि छोटा होता है, तो बीटा प्लीटेड शीट बनता है। ठीक, ये दोनों में खास खास फर्क होता है बेटा, तो दोनों समझ में आ सकता है तुम्हारे को। अब Yes, थर्ड sir. लेवल ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। मिटाऊं इसको मैं, यस सर। सिर्फ ये मिटा रहा हूं क्योंकि बाकी मेरे को चाहिए होगा, तो ये मिटा दूं नीचे से। बीटा प्लीटेड अल्फा हेलिक्स ये समझ में आ गया, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर। नाउ टर्शरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो बेटा, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न in which entire protein molecule folds up. ठीक, it is a definite geometrical pattern in which entire protein folds up to form a three-dimensional structure, form a 3D structure with a specific shape, specific shape। यानी अभी जो हमने बीटा प्लीटेड या अल्फा हेलिक्स पढ़ा, ऐसे करके उस एंटायर प्रोटीन में आपस में ठीक अरेंज करके वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दे देता है। जैसे ग्लोब्यूल बना दिया तो ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइबर बना दिया तो फाइब्रस प्रोटीन। तो ऐसे करके आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, यानी इन फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर के आपस में फोल्ड हो जाने की वजह से हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। बोलो बेटे, टर्शियरी स्ट्रक्चर समझ में आता है। यस सर। जिससे हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन बनेगा। मैं अभी एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल दूंगा जिसको आपको समझना आसान हो जाएगा सारे लेवल, ठीक। और एक चौथा लेवल जिसको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स wraps over a non-protein part, ठीक, more than one polypeptides are wrapped over
a non-protein part, a non-protein part that gives us quaternary structure. जैसे हीमोग्लोबिन है, अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीम एक आयरन पोरफायरिन का ग्रुप होता है, आयरन पोरफायरिन रिंग बोलते हैं उसको, वो नॉन प्रोटीन पार्ट है। उसके आसपास बाकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइल होती है और एक स्ट्रक्चर बना देती, थ्री डायमेंशनल सा, सो दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब इसको समझने के लिए चारों स्ट्रक्चर, जो ये मैंने चारों स्ट्रक्चर आपको बताए हैं, इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं ताकि आपको सिंपल समझ में आ जाए। देखो बेटा, बहुत सिंपल बात, कभी पतंग उड़ाई? पतंग, यस सर। पतंग के लिए एक डोर लगती है कि नहीं? यस सर। अब डोर में क्या है हमारे पास कि सबसे पहले जो डोर होती है अकेली, ठीक, वो हमारे पास क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक सिंपल डोर। ठीक, मान लो आपने क्या किया, काफी सारी डोरों को इकट्ठा किया, बांधा हुआ है आपस में, है ना जी। ठीक, वो होता है ना, वो डोर लूट ली है ना जी, तो यहाँ किसी पतंग को, कटी हुई पतंग को पकड़ा, उसका डोर मिली, तो ऐसे डोर हमने बांध दिए एक दूसरे के साथ, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया, सिंपल। अब उस प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम दो तरह से रख सकते हैं, उस डोर को हम दो तरह से रखते हैं, या तो हम ऐसे करके वो एक गुच्छी टाइप बना लेते हैं कि नहीं, है ना यस जी। सर। वो हो गया आपका, अगर एक ही डोर को हमने ऐसे से करके गुच्छी टाइप बना लिया है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके अंदर कुछ फोर्सेस हैं जिसकी वजह से वो पास रखा हुआ है। ठीक है जी, क्लियर। और वहीं पे उस डोर को मान लो एक ऐसे करके रोटेट कर दिया, जिस पिन्ना सा बनाते हैं, ठीक, और उसमें ऐसा हो गया कि कुछ दो डोरें थी वो आपस में मिक्स हो गई, ठीक, और मिक्स हो करके वो क्या हो गया, उनके बीच में आपस में उंजले गुंजले पड़ गए। अब हमने इकट्ठी उसको क्या कर दिया, पैक कर दिया, तो वो बेटा आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, बीटा प्लीटेड टाइप, है ना, क्योंकि दो चेन्स में अगर आपस में होगा तो बीटा प्लीटेड, एक ही को रैप करोगे तो क्या बनेगा, अल्फा हेलिक्स। अब बेटे उसका पिन्ना बना दिया जी, गोल गोल करके, या चक्री बना दी ऐसे करके, तो वो क्या हो गया, टर्शियरी स्ट्रक्चर, इनफोल्ड करके स्पेशल ज्योमेट्रिकल पैटर्न बन गया, ग्लोबुलर बना या फाइब्रस बना, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से उसको आपने पैक किया। तो अगर आपने गोल 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 ऐसे बना दिया, पिन्ना बना दिया, तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन गया। आपने एक चक्री ली, उसके ऊपर ऐसे कर दिया, तो फाइब्रस टाइप स्ट्रक्चर बन गया, है ना बेटा। तो वो आपका टर्शियरी लेवल हो गया। अब पिन्ने के लिए नीचे कागज रखा ना, कागज के ऊपर उसको लपेटा ना, और आपने पहले एक डोर लपेट दी, फिर कोई दूसरी डोर थी वो भी ऐसे लपेट दी, तीसरी भी ऐसे लपेट दी, तो फिर वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। बोलो क्लियर? यस सर। अब आपने क्या किया, उस सारी डोर को खोलना शुरू कर दिया। अब पहले तो आपने सारी डोर्स को खोला, कागज अलग किया, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब उसमें जो दो चेन्स थी उनको जो उलझी गुलझी थी उसको अलग अलग कर दिया, ठीक, तो बेटा प्राइमरी आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर भी अलग हो गया, खराब हो गया। टर्शियरी स्ट्रक्चर तो आपने सीधे खींच दिया, सीधी चेन बना दी, अब वो क्या हो गया, स्ट्रक्चर खत्म हो गया टर्शियरी वाला। अब जो दो आपस में उंजली गुंजली थी उसको अलग कर दिया, ठीक, अलग करने से अब क्या हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी खत्म हो गया, पर डोर एज इट इज रह गई, वो तो नहीं टूटी बीच से, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर था, वो खराब नहीं हुआ, बाकी सारा लेवल खराब हो गया। इसी तरह से हमारे पास हीट करते हुए बेटा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर खराब नहीं होता, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से थे, कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक, वो नहीं टूटते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टर्शियरी स्ट्रक्चर के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, ठीक, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन भी हो सकती है, डायपोल अट्रैक्शंस भी हो सकती है, ठीक, फिर इंटर आयनिक अट्रैक्शन भी हो सकती है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन यानी आयंस के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकती है, और भी लिंकेजेस हो सकती है, सल्फाइड लिंकेज हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमारे पास डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही सकती है रिस्पॉन्सिबल, इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस भी हो सकती है, डायपोल अट्रैक्शंस भी हो सकती है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे पास सल्फाइड लिंकेज भी हो सकती है,
ठीक है जी, यहां तक कि इसमें आयनिक लिंकेजेस भी हो सकती है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वार्टरली स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस है। तो बोलो बेटे, सारे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर हो गए और सारी तरह का प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब बेटा प्रोटीन फाइब्रस भी हो सकते हैं और प्रोटीन ग्लोबुलर भी हो सकते हैं, जिस शेप में वो होंगे। ठीक, कैन बी प्राइमरी, कैन बी, यू कैन से फाइब्रस, और कैन बी व्हाट यू कैन से ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक, इसमें एक चीज ध्यान रखना, हमारी बॉडी में एंटायरली हेलिकल प्रोटीन इज केराटिन। केराटिन इज entirely helical protein, entirely helical protein, सारा का सारा हेलिकल है। ठीक, हमारे बाल, हमारे नाखून, ये केराटिन कंटेन करते हैं। तो केराटिन इज एंटायरली हेलिकल प्रोटीन इन आवर बॉडी। ठीक, फाइब्रस प्रोटीन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, जैसे गेंडे का सींग होता है, ये दुनिया में सबसे हार्डेस्ट प्रोटीन है बेटा, गेंडे का सींग, ये फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्लियर? यस सर। तो ये तो प्रोटीन के लेवल्स थे बेटा। अब प्रोटीन के फंक्शंस, बेटा आपको पता, आपकी बिल्डिंग ब्लॉक, आपकी बॉडी का जो मसल मास है वो प्रोटीन से मिलकर बना। ठीक, बाकी फंक्शन इसके आप बहुत सारे कर सकते हैं। ठीक, अपने को उसको लेना देना कुछ नहीं है। हाँ, कुछ टेस्ट जरूर बताऊंगा। देखो बेटा, फंक्शन में अपना बॉडी का मसल मास या हमारे एंजाइम्स आर एसेंशियली प्रोटीन्स, इसकी वजह से हमारा बॉडी चलता है, वर्क करता है, हर फंक्शन एंजाइम के कंट्रोल में है। दे आर ऑलवेज प्रोटीन्स। ठीक, तो प्रोटीन हमारी बॉडी का बहुत एसेंशियल सा हिस्सा है बेटा। ठीक, बहुत सारे काम इसके होते हैं प्रोटीन के। अब देखो बेटे, टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स, कौन कौन से टेस्ट प्रोटीन के किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे डायरेक्ट पूछेंगे कि टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला टेस्ट प्रोटीन का होता है टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स। सबसे पहला टेस्ट बाययूरेट टेस्ट। बाययूरेट टेस्ट, कि कॉपर सल्फेट को हम एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन में डालते हैं। बाययूरेट टेस्ट में कॉपर सल्फेट इन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन में डालते हैं, तो बेटे हमारे पास वॉयलेट कलर आता है, वॉयलेट कलर। सो दैट इज कॉल्ड एज बाययूरेट टेस्ट। इसको बाययूरेट टेस्ट कहा जाता है बेटा। ठीक है जी, ये पेप्टाइड बॉन्ड के लिए होता है बेसिकली, दिस इज फॉर पेप्टाइड बॉन्ड्स, CONH बॉन्ड की वजह से है। ये पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट होता है ज़ैंथोप्रोटीन टेस्ट। ज़ैंथोप्रोटीन टेस्ट, देखो बेटे, कभी नाइट्रिक एसिड हमारे स्किन पे पड़ता है तो हमारी स्किन पे येलो कलर के ब्लिस्टर बनते हैं, येलो कलर के ब्लिस्टर बनते हैं, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ज़ैंथोप्रोटीन्स। क्योंकि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ प्रोटीन्स जब मिलते हैं, ठीक, दे गिव येलो कलर ज़ैंथोप्रोटीन्स। ठीक, तो येलो कलर के जो होते हैं ये पाए जाते हैं, तो ये ज़ैंथोप्रोटीन टेस्ट के नाम से मशहूर है भाई। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ठीक, अगर इसमें आप NH4OH डाल दो तो ये ऑरेंज कलर का भी हो जाता है। ये टेस्ट की तरह से यूज करते हैं। ठीक, चलिए तीसरी तरह का टेस्ट जो हम इसका यूज करेंगे बेटा, थर्ड टेस्ट, मिलन्स टेस्ट बोलते हैं। मिलन्स टेस्ट, ये तीसरा टेस्ट है बेटा प्रोटीन का, मिलन्स टेस्ट। बेटा मिलन्स रिएजेंट होता है मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक नाइट्रेट इन नाइट्रिक एसिड। मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मर्क्यूरिक नाइट्रेट इन नाइट्रिक एसिड, इन नाइट्रिक एसिड।
ठीक, ये आपके पास मिलन्स टेस्ट में यूज होता है बेटा। जब इसको प्रोटीन में ऐड किया जाता है तो ब्रिक रेड कलर का प्रोटीन के साथ ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता है। ब्रिक रेड कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्रिक रेड यानी थोड़ा सा ब्राउन सा बोल लो, ठीक है जी। तो ये ब्रिक रेड का होता है ऑन हीटिंग। क्लियर हो गया? ये खासकर टायरोसिन के लिए होता है, ये बहुत ध्यान रखना। जिसमें टायरोसिन अमीनो एसिड होता है ना, ये खासकर उसके लिए मिलन टेस्ट यूज होता है, ठीक, स्पेसिफिकली फॉर टायरोसिन। ठीक, चौथा टेस्ट हमारे पास होता है निनहाइड्रिन टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है निनहाइड्रिन टेस्ट। किसी भी तरह का प्रोटीन हो, ठीक, ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन है वो ये देते ही देते हैं। निनहाइड्रिन सॉल्यूशन के साथ जब हम इसको बॉईल करें प्रोटीन को, तो ये वॉयलेट कलर देगा। विद निनहाइड्रिन प्रोटीन गिव्स वॉयलेट कलर, ठीक, तो ये निनहाइड्रिन टेस्ट कहलाता है बेटा। ऐसे ही बेटा पांचवा टेस्ट, बड़े सारे टेस्ट है इसके, ठीक। पांचवा टेस्ट है नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, हमें केमिस्ट्री नहीं जाननी इसकी ज्यादा, क्योंकि ऐसे पूछी भी नहीं जाती है बेटा। ये सिर्फ उन प्रोटीन्स का होता है नाइट्रोप्रोसाइड जिसमें एसएच ग्रुप हो। प्रोटीन्स कंटेनिंग एसएच ग्रुप, प्रोटीन कंटेनिंग एसएच ग्रुप, जिसमें एचएस ग्रुप, एसएच थायोल ग्रुप हो, इसको थायोल ग्रुप बोला जाता है, ठीक। क्योंकि जो आपके पास सोडियम नाइट्रोक्लोराइड NaFeCN का होल 5NO, ये जब भी सल्फर वाली चीज का रिएक्ट करता है, ये एक वॉयलेट कलर का प्रेपरेशन बनाता है Na4FeCN का होल 5NOS, which is violet in color, which is violet in color। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो होता है बेटा, ठीक, ये आपके वॉयलेट कलर का बना देता है सल्फर के साथ। तो सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स का टेस्ट होता है हमारे पास नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। छठा टेस्ट होता है मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट, ये छठा टेस्ट है बेटा, मॉलिस टेस्ट। जो मॉलिस टेस्ट होता है, ठीक, ये उन प्रोटीन का होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स का टेस्ट है। ग्लाइकोप्रोटीन which give carbohydrate residues। मॉलिस टेस्ट इसके लिए होता है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन्स का टेस्ट कहलाता है, ठीक है जी। इसमें एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थोल और सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं, ठीक, क्या अल्फा नेप्थोल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स। इट गिव अगेन वॉयलेट कलर, ज्यादातर टेस्ट में वॉयलेट कलर ही आ रहा है, तो इट गिव्स वॉयलेट कलर, ठीक, वॉयलेट सा रिंग बनता है, तो इसको मॉलिस टेस्ट बोला जाता है। और सातवां और लास्ट हमारे पास जो टेस्ट होता है, जिसको हम हॉपकिन कोल्ड टेस्ट बोलते हैं। हॉपकिंस कोल्ड टेस्ट, हॉपकिंस कोल्ड टेस्ट बेटा। हॉपकिन कोल्ड टेस्ट में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, ठीक, उसको सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन में डालते हैं और थोड़ा सा ग्लाइऑक्सैलिक एसिड डालते हैं, इसमें वॉयलेट कलर आता है, ठीक। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ग्लाइऑक्सैलिक एसिड plus protein solution. This also gives the violet color. So this is Hopkins cold test. तो बेटा ये जो टेस्ट है हमारे पास, ये प्रोटीन के टेस्ट होते हैं। बायोरेट टेस्ट पेप्टाइड लिंकेज के लिए होता है। ज़ेंथोप्रोटीन टेस्ट, ये नेचुरल प्रोटीन्स का टेस्ट है। मिलन्स टेस्ट, ठीक,
दैट इज फॉर टायरोसिन कंटेनिंग प्रोटीन। निनहाइडिन टेस्ट एक वॉयलेट कलर देता है, ये सभी तरह के प्रोटीन देते हैं। नाइट्रोक्लोसाइड टेस्ट ये एसएच ग्रुप वाले ही देते हैं। मॉलिस टेस्ट ग्लाइकोप्रोटीन देते हैं। हॉपकिन टेस्ट जो होता है ये भी बहुत सारे प्रोटीन दे देते हैं बेटा। तो ये था हमारे पास प्रोटीन और उसके टेस्ट। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा कि अमीनो एसिड क्या होते हैं। हाँ, एक रह गई बात, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, दैट स्ट्रक्चर का खराब हो जाना। प्रोटीन के स्ट्रक्चर का खराब होना वो डीनेचुरेशन होती है। ठीक, तो डीनेचुरेशन जो स्ट्रक्चर खराब होगा प्रोटीन का, उसको डीनेचुरेशन बोलेंगे। कैसे खराब होगा? या तो हीट करने से, या उसमें कोई पीएच चेंज कर दो, एसिड डाल दो, बेस डाल दो, ठीक, उससे भी आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। ठीक, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज, हमने सारा कुछ पढ़ लिया इसका, अमीनो एसिड्स लेके प्रोटीन। ठीक, दिस इज इट फॉर अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स।